दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों, बिहार चुनाव संपन्न हो गए हैं। स्पष्ट जनादेश खासकर एनडीए को मिला। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ कि खासकर बिहार राज्य में चाहे चुनाव तो हुए हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, मतलब मुझे कोई राजनीतिक दल से या किसी राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र को मैं बहुत बड़े पैमाने पर कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है वो अपने आप में स्वतंत्र इकाई होती है। लेकिन मेरे जो अपने विचार हैं, देखिए, मैंने आपसे फिर एक बार पुनः ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ। ये मेरे अपने खुद के विचार हैं जो मैंने एनालिसिस किया। आपके सामने मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जो एनडीए था और ख़ासकर जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक रजत और ख़ासकर कांग्रेस का जो गठबंधन था, जब मतगणना हो रही थी ईवीएम काउंटिंग से, तो खासकर जिस समय आंकड़ा 119 के आसपास था राष्ट्रीय जनतांत्रिक और कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, उसमें करीब 125 या 123 का आंकड़ा था। बहुत बड़े पैमाने पर बिहार राज्य के अंदर करीब 19 से 25 विधानसभा क्षेत्रों पर कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिसमें किसी को 500 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 17 वोट से। देखिए, मैं इसको कहने से कोई डरता नहीं हूँ कि ये मान लीजिए बिहार के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई है। उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के उप मुख्यमंत्री और भारत सरकार पूर्णतः अपनी सत्ता का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर कर रही थी। जो डेमोक्रेसी होती है उसकी पूर्णतः हत्या की गई है बिहार के अंदर। कुछ ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिनको पहले जीत का प्रमाण पत्र दिया गया, उसके बाद 10 मिनट बाद उनको टेलीफोन करके बुलाया गया, बोला आप 17 वोट से, आप 500 वोट से, आप 100 वोट से चुनाव हार गए। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को अपना मताधिकार करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अगर राजनीति को ऐसे दबाव में भारत सरकार के अधीन होकर अगर चुनाव आयोग ऐसे कार्यों को क्रियान्वित करेगा तो लोकतंत्र की हत्या के साथ मताधिकार की भी हत्या हो रही है। क्योंकि जब हम बूथ पे जाते हैं, अपना वोट जिस समूह राष्ट्रीय दल को देना चाहते हैं और हमने दिया, अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्रों में कोई प्रत्याशी रिकाउंटिंग की मांग करता है तो उसकी इस मांग को कभी खारिज नहीं करना चाहिए, उसको पूरा समर्थन देना चाहिए चुनाव आयोग को, और वहाँ पर जिन बूथों पर उसको कहीं भी आशंकित है वहाँ पर पुनः रिकाउंटिंग की जरूरत पड़े उसको कराना चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति सदैव अपने आप में एक प्रासंगिक राजनीति रही है। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, आज की जो वर्तमान भारत सरकार है उनकी नीतियाँ, देखिए, मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं किसी राजनीति, फिर मैं आपसे कहता हूँ, मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जनता के जनादेश की प्रक्रिया अलग है, लेकिन जो मेरा अपना मूल्यांकन है राजनीति में, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मूल्यांकन नहीं है मेरा, उसके आधार पर बिहार के अंदर लोकतंत्र की बड़े पैमाने पर हत्या की है। क्योंकि ये मान लीजिए महागठबंधन की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन उनके कुछ प्रत्याशियों को ज़बरदस्ती चुनाव आयोग के दबाव पे या वहाँ के और भारत सरकार के दबाव में वहाँ पर उनके प्रत्याशियों को, जीते हुए प्रत्याशियों को थोड़े थोड़े वोटों के अंतरालों से हरा दिया गया। भारतीय राजनीति का अपने आप में एक ऐसा पदार्पण जो कालांतर में ये निश्चित था ये सब होगा। सत्ता का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। देखिए, मैं फिर एक बार आपको यही कहना चाहता हूँ, राहत इंदौरी की एक बहुत अच्छा शेर है, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,
लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, हर अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। ये शेर आज के वास्तविक परिदृश्य में एकदम चरितार्थ होता है, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सत्ता है, राज्यों में आपकी सत्ता है। जिस प्रकार आप लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप मदान हो गए हैं भारतीय राजनीति में। आपको लगता है कि हम हर चीज़ को जीत लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि बिहार का जो युवा तेजस्वी यादव आपसे हारा, वो हारा नहीं है। आपकी उस राज्य में सरकार थी, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 19 कैबिनेट मंत्री और करीब सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सारी मशीनरी उस एक व्यक्ति के पीछे लगी हुई थी। राजनीति में 75 से 80 साल तक के लोगों का अनुभव और 31 साल का वह युवा एक अभिमन्यु की तरह उसने लड़ा। देखिए, जनादेश में कोई एक पक्ष को जनादेश मिलता है, मिला। जनता का जनादेश सर आँखों पर होता है। लेकिन कभी आप ये एनालिसिस करिएगा अपने व्यक्तिगत जीवन में कि क्या ये मूल्यांकन का सही तरीका है। सत्ता पक्ष के दबाव में रिटर्निंग ऑफिसर्स को, वहाँ के डीएम को, वहाँ के एडीएम्स को दबाव था कि आप रिजल्ट को इतनी देरी से वेरीफाई करिए, और जब तक हमारा जनमत ना आ जाए, हम उन सीटों पे ना आ जाएं, तब तक आप रिजल्ट को बहुत धीरे धीरे गति से आप मतगणना कराइए। और ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। देखिए, वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करी गई है, ये मान लीजिए मेरी बात। क्योंकि भारतीय राजनीति का जो वर्तमान समय चल रहा है, ये मान लीजिएगा, मैं पंकज ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लोकतंत्र की हत्या मत करिए। जीत हार जीत बहुत अलग चीज़ है, लेकिन जिस प्रकार आप लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भारतीय राजनीति का उपहास हो रहा है। ये मान लीजिएगा आप कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी व्यक्ति का एक निश्चित समय है, उस समय तक ही आप अपने पदों का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ ईश्वर आपकी चीज़ों को देखता रहता है, ये मान लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ इस जनमानस के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने 29 अक्टूबर को भी एक अध्यादेश लागू किया है, खासकर हमारे भारतीय सैनिकों के लिए, कि हमारे भारतीय सैनिक जिन भी सशस्त्र सेनाओं में, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना में, उनकी पेंशन को आधी कर दिया है। इसी सैनिक को मान लीजिए 20,000 रुपये पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, तो उसकी पेंशन 10,000 रुपये कर दी गई है। पहले भारत सरकार की सशस्त्र तीनों सेनाओं में एक ऐसा आदेश था, एक जियो था भारत सरकार का, कि रिटायरमेंट के बाद वो लोग किसी भी, चाहे राज्य सरकार की या खासकर केंद्र सरकार की किसी भी, खासकर जो सर्विसेज होती हैं डिफेंस को छोड़कर, और प्राइवेट सेक्टरों में जा सकते हैं। सरकार ने उन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है कि जो भी सैनिक भारत सरकार की सेनाओं में रहेगा, सिपाही या किसी भी रूप में, उसको पहले बैंक में या किसी अन्य संस्थानों में, वो प्राइवेट हो चाहे निजी में, उसको ज्वाइनिंग मिलती थी, वो नौकरी करता था। लेकिन अब इस चीज़ को हटा दिया गया है, और ख़ासकर जो आश्रित पेंशन थी, उन पेंशनों को सरकार ने टैक्स के दायरे में लिया दिया। देखिए, इसको मैं क्या कहूँ, भारत सरकार के इतने वरिष्ठ लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हैं, भारत सरकार के गृह सचिव हैं, भारत सरकार के प्रमुख सचिव हैं, पूरा सेक्रेटरीट, वहाँ पर जितने भी वरिष्ठ IAS हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हैं। वो क्या इस देश के बारे में, और ख़ासकर जो सैनिक, क्योंकि सैनिक जब मरता है तो ये चीज़ जानता है कि जिसे लोग कहते नहीं हैं कि हम भारत के बेटे हैं, तो ये चीज़ मान लीजिएगा, ये ऐसी जो चीज़ें कर रहे हैं, इससे हमारा भारतीय लोकतंत्र और हमारे जो सैनिक भाई हैं, उनका मनोबल टूटता है। देखिए, आप अपनी राजनीति को, अपने जनादेश को दबाव में आकर मत करिए, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी माननीय। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।